और अपनी आंखों को बंद करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। 3 टाइम शांति, 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 शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू। पिछले पिछले क्लास में हमारा सैंपल पूरा हो गया था। सैंपल में किसी को कोई डाउट हो? कितने तरह के सैंपल्स होते हैं? तो सैंपल्स पढ़ा था ना हमने? मैम 2 तरीके के। मैम 2 टाइप्स मैम, 2 टाइप्स में कौन कौन से? प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप मैम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, हाँ, और सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर। वेरी गुड। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में? क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल्स, कोटा और 1 मिनट। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। ओके मैम, सॉरी। कन्वीनियंस, स्नोबॉल, क्वार्टर सैम्पलिंग एंड परपेसिव सैम्पलिंग। वेरी गुड, ठीक है। और वो आपने वो लिख लिया था, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बहुत सारे नाम है। मैंने आपसे कहा था कि एक बार सिनोनिम सर्च करके आप लोग अपना जो है देख लीजिएगा। यस मैम। यस मैम। क्या क्या नाम है बताइए आप? मैम कन्वेंशनल सैम्पलिंग का नाम है एक्सीडेंटल एंड हैप्पीजर्ड सैम्पलिंग। हाँ, और मैम स्नोबॉल का है एक चैन सैम्पलिंग। चैन सैम्पलिंग, ठीक है। यस मैम। और क्वार्टर सैम्पलिंग का है डेमोन्स्ट्रेशन। मैम याद नहीं आ रहा कुछ। अच्छा, ठीक है। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा काम किया आपने, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बारी इसी सैम्पलिंग का नाम चेंज करके यूजीसी नेट में दे देते हैं और आपको लगता है कि हमने पढ़ा नहीं है। गोरा लाइट आगे तेज वाले जला ले। हेलो, तेज लाइट जला ले बेटा। अनम्यूट कर लीजिएगा कोई तेज चल। हाँ, ठीक है। तो ये जो है ना, जितने भी इसके सिनोनिम्स है वो आपको खुद से करना है, और किस सैंपल को और क्या बोलते हैं वो आपको खुद से देखना है गूगल करके, ठीक है। चलिए, सैम्पलिंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं था। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें डिफरेंस क्या है और कौन कौन से रिसर्च आपके क्वालिटेटिव है, कौन कौन से क्वांटिटेटिव है, ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसा मैंने पहले भी कहा था, यूजीसी नेट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और एक क्वेश्चन तो इसमें से आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये मुझे आप लोग बताइए कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च हम लोग पहले पढ़ाई कर चुके हैं, दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? क्वालिटेटिव वो है मैम जिसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं, हाँ हाँ और क्वांटिटेटिव वो है जो बल्क में है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। हाँ, जिसपे हम जैसे कि आपने बताया था कि फ्लिपकार्ट से अगर कुछ परचेज करते हैं तो एक रिव्यू होता है, हाँ हाँ, और एक वो रेटिंग, जो रेटिंग होता है। हाँ हाँ हाँ, तो रेटिंग हम आ जाएगा क्वालिटी में, और रिव्यू आ जाएगा क्वांटिटेटिव में। रेटिंग आपका आएगा क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव में आपका रिव्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वांटिटेटिव, जहाँ पे कुछ भी हम नंबर्स में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास डेटा जो है जनरेट हो रहा है, वो हमारा क्वांटिटेटिव हो जाता है। और जहाँ पे हम थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा जो है काम डेटा बेस्ड नहीं है, मतलब देखिए होता तो डेटा बेस ही है, लेकिन नंबर्स में जो है इसको हम नहीं नहीं देखते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च को, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव, जैसा कि ना बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव, जब तक क्वांटिटी नहीं होगा इसमें, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको पढ़ना होगा। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये टेबल पे जितने भी वर्ड है कभी ना कभी आए हुए हैं, ठीक है। कभी ना कभी आपके यूजीसी नेट में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको सिंपल फॉर्म में ये पीपीटी मैं ही बनाई हूँ और आपकी यूजीसी नेट के लिए ही बनाई हूँ, कि फोकस क्या होता है, मेथड क्या होता है, दोनों में गोल क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, एनालिसिस कौन सा होता है,
फाइंडिंग क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं दोनों में, ठीक है। तो ये इस तरह से, पहले तो इसमें बहुत क्वेश्चंस आते थे, अभी थोड़ा जो है मैं इधर रिसेंटली जो है पिछले साल का तो योगा का नहीं देखी हूँ, किसी और सब्जेक्ट का देखी हूँ, तो अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी जो है आपको ये टेबल याद रखना चाहिए कि किसमें क्वालिटेटिव में क्या हो रहा है और क्वांटिटेटिव में क्या हो रहा है। जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसमें आपका पकड़ होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस में जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें इंडक्टिव लिखा हुआ है तो इंडक्टिव किस में होगा, इसमें डिडक्टिव लिखा हुआ है तो डिडक्टिव किस में होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम धीरे धीरे करके आज ये सारा देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है और क्वांटिटेटिव रिसर्च, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हमें ये जितने भी रिसर्च है ना, इसको वन बाय वन पढ़ना है कि केस स्टडी कैसे करते हैं, इथनोग्राफी कैसे करते हैं, हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, फेनोमेनोलॉजी में क्या होता है, ये सारा कुछ हम पढ़ाई करेंगे एक एक करके। तो पहले ये टेबल खत्म कर लेते हैं, पहले ये टेबल पूरी अच्छी से समझ लेते हैं, फिर हम क्वालिटेटिव रिसर्च स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि फोकस, एक जो है क्वालिटी पे कर रहा है, एक क्वांटिटेटिव पे कर रहा है। जैसा मैं आपको बताई कि जहां भी नंबर्स होगा, हम डेटा एनालिसिस या कभी भी हम कुछ करते हैं तो वो हमारे पास नंबर डेटा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे डेटा बना के दीजिए, फिर हम उससे सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास सबका हाइट आ गया, वेट आ गया, बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो मेरे पास एक डेटा आ गया है आपके क्लास का। तो उस डेटा के बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि आपके क्लास का एवरेज एज क्या है, आपके क्लास में एवरेज किस मतलब किस स्टेट से ज्यादा है, किस स्टेट से कम है, ठीक है। आप में से एवरेज जो है वेट क्या है, ये मैं बता सकती हूँ उस डेटा का एनालिसिस करके। तो उसके लिए मैं कैसे बता सकती हूँ, जब तक नंबर मेरे पास क्वांटिटी नहीं होगा तब तक मैं नहीं बता सकती, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम अपना जितने भी जो है जैसे कि रिव्यू हो गया आपका, जो पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जिसको लिख के हम करते हैं, जिसको हम देख के करते हैं, ठीक है। इसका मेथड भी अलग अलग होता है। अगर मैं सैम्पलिंग की बात करूं, हम लोगों ने सैंपल पढ़ा ना कल, खत्म हुआ हमारा सैंपल, तो इसका सैंपल का भी स्टाइल अलग है, इसका भी सैंपल लेने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें गोल में लिखा है कि क्वालिटेटिव का क्या क्या गोल है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, और क्वांटिटेटिव का क्या क्या गोल है, किसी चीज का प्रिडिक्शन करना। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो है अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मान लीजिए आपने मुझे अपना डेटा दिया और मैं जो है आपका बीएमआई जो है देखिए कि क्लास का जो है एवरेज बीएमआई क्या है, तो मुझे एक पता चल रहा है ना, मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि आप लोगों में जो है बीएमआई ओबीज में है, आप लोग हेल्दी है या नॉर्मल बीएमआई है। तो इसमें जो है जब हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है तो हम प्रिडिक्ट अनुमान लगा के बता सकते हैं, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा होता है। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसमें प्रिडिक्शन करना आसान होता है, क्योंकि हम डेटा के बेसिस पे करते हैं। सपोज कीजिए, आप लोग भी न्यूज सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि एम्स का कभी डेटा चोरी हो जाता है, कभी किसी हॉस्पिटल का डेटा चोरी हो जाता है, कभी मतलब आप लोग को कभी लगता है कि वहां का डेटा क्यों क्यों चोरी होता है, या वहां का डेटा चोरी करने से फायदा क्या होगा किसी को, कोई गेस करके बताइए। अभी रिसेंटली हुआ था ना, एम्स का सारा डेटा चोरी हो गया था, दिल्ली एम्स का। तो क्यों क्यों चोरी हुआ था, वहां का डेटा चोरी करने से फायदा क्या होगा, किसी को भी, कोई भी यहाँ पे हो, थोड़ा सोचिए। मैम वहाँ की नॉलेज ताकि हमें मिल जाए, तभी उसने चोरी किया होगा कि हाँ, वहाँ नॉलेज क्या मिल जाए, लेकिन नॉलेज किस चीज की मिल जाए उनको। डाटा की, मतलब जैसे उन्होंने जिस पर्पस के लिए उन्होंने डाटा का हम्म, कलेक्शन किया है हम्म। कि उससे रिलेटेड उन्हें वो चीज मिल जाए। हाँ, अब देखिए मान लीजिए किसी को डायबिटीज भी है और बीपी के का भी प्रॉब्लम है, तो उसको किडनी का भी प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो उसमें क्या होता है ना कि एम्स में ये लोग पहले प्रिडिक्ट कर देते हैं, आप जाएंगे ना एम्स तो आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर देंगे कि 3 साल के बाद आपको डायलिसिस कराना होगा, आपका जो है किडनी इतना खराब हो गया है, आपको जो है डायबिटीज होने का चांसेस है, आपका वेट बहुत है आपको, तो वो सब कुछ लिखा होता है पेशेंट का, ठीक है। वहां पे सब कुछ पेशेंट का लिखा होता है। और एम्स ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ लाखों लोग पूरे इंडिया से, दिल्ली एम्स की बात कर रही हूँ मैं, और वर्ल्ड से भी, चाइना वगैरह से भी आते हैं।
तो उनके पास पूरा डेटा होता है, ठीक है। और उसपे क्या होता है कि उसमें हर पेशेंट का प्रिडिक्शन होता है कि इतने साल के बाद इसको कैंसर हो सकता है, मतलब 90% 70% चांसेस है कि इस आदमी को कैंसर हो सकता है या हो गया, 90% चांसेस है इस आदमी को जो है अभी डायबिटीज और इसका बहुत हाई है, तो 3 साल के बाद इसकी डायलिसिस शुरू हो जाएगी। तो वो लोग जो है आपका केस देख करके प्रिडिक्ट कर देते हैं पहले कि आने वाले समय में इतने लोग कैंसर होगा। कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने कि आने वाले 10 सालों में कैंसर के पेशेंट अभी इतना है तो इतना बढ़ जाएंगे, पढ़ा है आपने? तो प्रिडिक्शन कहाँ से आता है? कभी सोचा है आपने कि इंडिया में जो पेपर न्यूज़पेपर में ये लोग देते हैं कि आने वाले सब टाइम में जो है हर 5वां व्यक्ति जो है ओबेसिटी में आएगा, ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये 10 साल और 5 साल का जो प्रिडिक्शन निकालते हैं किसी भी डिजीज का, वो कहाँ से आता है? ये यहीं से आता है। ये सारे हॉस्पिटल का जो डेटा होता है ना, ये इस डेटा से ही निकालते हैं। तो उनके पास क्वांटिटी है ना। अब डायबिटीज के इतने लोग हैं, डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रहा है इंडिया में, तो कहाँ से ये डायबिटीज का डेटा आ रहा है? ठीक है, तो ये डेटा कहीं ना कहीं नंबर्स में आ रहा है, तभी तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि आने वाले साल में डायबिटीज जो है हर घर में होगा, या आने वाले साल में जो है ओबेसिटी। तो ये प्रिडिक्शन कहाँ से आ रहा है? ये डेटा से ही तो आ रहा है। तो हमारे पास जो है प्रिडिक्शन ये जो है कहाँ से आ रहा है? नंबर से आ रहा है कि इतने लोगों को जो है, हमारे पास 1000 का पॉपुलेशन है और आज के डेट में 500 लोगों को डायबिटीज है और बीपी भी है। तो जिसको डायबिटीज और बीपी है 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उनका जो है ये कंडीशन बनता है, तो उस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं उस डेटा को। अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग जैसे कि आपको मैंने पहले भी रिव्यूज का एग्जांपल दिया था कि हम इसमें लिखित काम करते हैं, ठीक है, या कंपैरिजन वाला काम करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मैं बहुत चीज मैं ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ, लेकिन क्वेश्चन पूछ के मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैं देखती हूँ कि जो है आप लोग का जो है नॉलेज कहाँ तक का है रिसर्च में, या मैं कैसे पढ़ाऊँ कि जो है आपका जो मैं रिसर्च पढ़ा रही हूँ वो आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो ये सब चीज क्या है? मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रही हूँ ना आपको। मेरे पास कोई डेटा तो है नहीं कि मैं डेटा के बेसिस पे कर रही हूँ। फिर मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोग घर से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको वार्न भी करती हूँ कि जो है आप लोग घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्लास शुरू होने के 15 मिनट पहले आप पढ़ के आइए, है ना। तो ये मुझे समझ में आ जाता है एज ए टीचर कि ये दिक्कत है। मेरे पास कोई डेटा के बेसिस पे मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास कोई डेटा नहीं है आपका, लेकिन मैं क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ तो मुझे ये चीज समझ में आ जाता है। तो ये जो है मेरा क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ, ठीक है। और जिस दिन मैं आपका क्लास लूंगी, जो डेटा आज आपने भेजा है उस डेटा पे जिस दिन मैं आपको कुछ प्रेडिक्ट करूंगी आपके बैच के बारे में, तो वो मेरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा, ठीक है। अब इसका डिजाइन क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे भी कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पता है क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है कि किसी चीज को आप कंटिन्यू देखे जा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू देखे जा रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए कि मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप लोग जब स्कूल में पढ़ते होंगे या कॉलेज में भी पढ़ते हैं, तो स्टाफ रूम में टीचर्स क्या करते हैं जिनका खाली पीरियड होता है? अब मुझे ये जानना है, मेरा रिसर्च टॉपिक ही यही है कि वो कैसे टाइम जो है अपना स्टाफ रूम में कैसे बिताते हैं, काम करके बिताते हैं या खाली बैठे होते हैं या बातें करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ऑब्जर्व करते रहेंगे बैठ के, ठीक है। हम ऑब्जर्व करेंगे, देखते रहेंगे, रोज 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 उनको देखेंगे। उसके बाद फिर मैं एक ये निकालूंगी कि हाँ, टीचर लोग जब उनकी फ्री पीरियड भी होती है तो भी वो काम में लगे होते हैं, यानी तो कॉपी चेक करते हैं। तो देख के भी जो है हम जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कोई देख के काम नहीं कर सकते या ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है काम नहीं कर सकते। यहाँ प्रॉपर डेटा चाहिए, इसीलिए यहाँ फ्लेक्सिबल लिखा है कि इसको यहाँ पे डेटा कलेक्शन हम किसी तरह भी कर सकते हैं, कोई भी तरीके से इंटरव्यू लेके कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी जो है कुछ अगर इंफॉर्मेशन है तो उस बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो आपका डेटा है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड काम होता है। स्ट्रक्चर्ड काम कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज का डेटा ले रही हैं, जैसे कि मैंने रेशमी जी को बोला कि आपको डेटा कलेक्ट करना है और सबका आपको आपके पास मैसेज आएगा आपको जो है, तो उन्होंने स्ट्रक्चर किया ना
उन्होंने सारे डेटा को जो है पहले एक्सेल सीट में डाला, एक्सेल सीट में डालने के बाद फिर अब मैं उस पे जो है एनालिसिस करूंगी, ठीक है, उसका मीन मीडियन मोड निकालूंगी, उसके बाद उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग करूंगी। तो एक स्ट्रक्चर वे से काम हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको अनस्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं या फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। और जो है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो स्ट्रक्चर्ड है, इसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें काम करना होता है। इसमें अधिकतर स्मॉल सैंपल साइज से भी काम हो जाता है अपना, लेकिन यहाँ पे जो है लार्ज सैंपल साइज, क्योंकि जितना ज्यादा आप डेटा कलेक्ट करेंगे जितना ज्यादा नंबर्स होगा। जैसे अभी मेरे पास मान लीजिए कि आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मेरे पास 100 डेटा है, ठीक है, MDYA का 100 डेटा है, 100 डेटा है मेरे पास सबके वेट का, और मेरे पास जो है ये सिर्फ 10 डेटा है, तो किस डेटा का वजन, मतलब किस डेटा पे प्रिडिक्शन आसान होगा, छोटे डेटा पे या बड़े डेटा पे? बड़े डेटा पे। बड़े डेटा पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपके फैमिली में भी कोई हो तो उनका भी डेटा डाल दीजिएगा, ताकि हमें समझने में चीजें आसानी हो। तो यहाँ पे जो है लार्ज सैंपल साइज, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, लार्ज सैंपल साइज होता है। रैंडम वर्ड मैंने आपको बताई थी क्रिकेट टीम का एग्जांपल देकर के, कि जब हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं तो दोनों तरफ बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। कहने का मतलब है जितने मेल फीमेल आपके आपने जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में लिया है, उतना ही आपको कंट्रोल ग्रुप में भी रखना है। ऐसा नहीं रखना है कि हमने मतलब सिर्फ फीमेल फीमेल ले लिया और इधर सारा मेल मेल ले लिया। हमें जो है रैंडम मतलब चीजें Excuse me, बराबरी मैम। की होनी चाहिए। हाँ, क्वालिटेटिव रिसर्च है वो 2 टाइप का होता है मैम हमारा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च ये मेथड है ना आपका, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड है आपका। उस दिन लास्ट क्लास में आपने बोला था मैम टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च कराएंगे मंडे को, हाँ हाँ, तो आप क्या यही करा रहे क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च का ये मैं बताई ना आपको, ये टाइप्स है, केस स्टडी, इथनोग्राफी, हिस्टोरिकल मेथड, ग्राउंडेड थ्योरी, ओके ओके ये क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप्स है। अभी मैं आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पढ़ा रही हूँ, ओके मैम। ठीक है, आया समझ में? हाँ जी। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव, और इसको आप समझ जाएंगे ना इस टेबल को, तो उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी केस स्टडी, इथनोग्राफी। मैंने शुरू में ही कहा था आपसे ये चीज, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स है, इतने तरह के आपके क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं, ठीक है। चलिए, अब फिर है आपका स्मॉल सैंपल साइज और लार्ज सैंपल साइज, समझ में आ गया। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन इसमें कैसे होता है? इंटरव्यू के थ्रू होता है। चाहे तो मैं आपसे इंटरव्यू लूं कि आपको मेरा क्लास, मान लीजिए पूछूंगी कि मेरा क्लास कैसा लगा, मेरे क्लास में सबसे इजी टॉपिक कौन सा लगा। अगर इस तरह से मैं इंटरव्यू लेती हूँ तो वो आपका क्वालिटेटिव डेटा मैं जनरेट कर रही हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में बताई कि किसी चीज को देख के, जब हम ऑब्जर्व करके जब हम अपना डेटा तैयार करते हैं तो उसको ऑब्जर्वेशन स्टडी बोलते हैं। आर्टिफैक्ट्स होता है कि जो हमारे पास डेटा होता है ना, पुराना डेटा जो होता है, उस बेसिस पे जब हम, मान लीजिए हॉस्पिटल सबका डेटा है और जो पुराना डेटा है वो सब जो आर्टिफैक्ट्स उसको बोलते हैं, तो उस डेटा पे भी कभी कभी हम काम करते हैं, तो वो हमारा जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। और इधर जो है जितने भी डेटा है वो क्वांटिटेटिव डेटा है। जैसे मैं उस दिन क्वेश्चनेयर आपको दिखाई थी वेलबींग का, WHO वेलबींग, तो वो क्वेश्चनेयर था। स्केल्स होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम डिप्रेशन नापते हैं, एंजाइटी नापते हैं, टेस्ट होता है, ठीक है, FMRI टेस्ट हो गया, EEG टेस्ट हो गया। जब हम कोई डिवाइस यूज करते हैं तो उसको टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनेयर हो गया, स्केल्स हो गया और टेस्ट हो गया, ये सब जो है क्वांटिटेटिव डेटा जनरेट करता है। मैं उस दिन आपको बताई थी ना वेलबींग में कि अगर आपका 13 या 13 से कम आ रहा है तो इट मीन्स आप फिजिकली मेंटली आप मतलब नॉर्मल लेवल पे नहीं है, आपको जो है एक इंटरवेंशन की जरूरत है। उस दिन मैं आपको दिखाई थी ना WHO का वेलबींग क्वेश्चनेयर, ठीक है। तो जहां भी क्वांटिटेटिव डेटा हम जनरेट करेंगे वो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा क्वेश्चनियर आ जाता है, स्केल्स आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। अब ये देखिए इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एनालिसिस कैसे करते हैं? जैसे इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव दिया है, किसी को पता है इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है? किसी को भी पता हो इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है?
यहाँ पे, या जो लॉजिकल रीजनिंग किसी ने पढ़ा हो तो उसको पता हो। इंडक्टिव मैम तो होता इंडक्टिव है मतलब क्लोज एंडेड पर्टिकुलर से क्वेश्चन, और जनरल की डिडक्टिव ओर। होता है ओपन एंडेड। नहीं मैम इंडक्टिव जो होता है वो पर्टिकुलर से जनरल की ओर होता है, हाँ, और इंडक्टिव जनरल से पर्टिकुलर। तो इससे आप क्या समझते हैं जनरल पार्टिकुलर और पार्टिकुलर जनरल से, मतलब क्या क्या समझ में आता है आपको इससे, एक बार मुझे बताइए। मतलब आपको क्या समझ में आता है कि एक में पार्टिकुलर से जनरल हो रहा है और एक में जनरल से पार्टिकुलर हो रहा है? ठीक 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 बताया आपने, यही यही होता है। लेकिन इससे क्या समझ में आता है आपको, पार्टिकुलर टू जनरल और जनरल टू पार्टिकुलर? जैसे कि रिसर्च कर रहे हैं तो फिर वो सक्सेस हुआ, फिर सबके लिए अप्लाई करते हैं। फिर से बताइए, अगर हम रिसर्च करते हैं तो? हाँ, रिसर्च कर रहे जैसे किसी चीज पर, तो पहले पर्टिकुलर चीज करेंगे, फिर वो अच्छा रिजल्ट आएगा तो वो जनरल करेंगे, उसको सबके लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा अच्छा बताया आपने। अब ये मुझे बताइए कि इंडक्टिव में क्या होता है, पार्टिकुलर टू जनरल होता है या जनरल टू पार्टिकुलर होता है? इंडक्टिव में तो पर्टिकुलर से जनरल होता है। वेरी गुड, पार्टिकुलर से जनरल होता है, ठीक है। तो पार्टिकुलर से जनरल क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे पार्टिकुलर टू जनरल, जैसे मान लीजिए इसी अप्रोच को जो है हम वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं इंडक्टिव को, जी ध्यान मैम। ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए इंडक्टिव क्या हुआ कि मेरे स्टडी में मैंने एक योगा मॉड्यूल डेवलप किया, ठीक है। मेरे स्टडी में मैंने एक योगा मॉड्यूल डेवलप किया और मुझे लगा उस मॉड्यूल को जो बच्चा करेगा उसका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो है एक योगा मॉड्यूल जो है जनरेट की, एक योगा मॉड्यूल डेवलप की, उसमें थोड़ा सा आसन हुआ, प्राणायाम हुआ, मेडिटेशन टेक्निक हुआ, कुछ कुछ मिला के मुझे जो लगा कि जो इफेक्टिव होगा इसके लिए, मैं वो चीज लेकर के एक मॉड्यूल डेवलप। अब ये मुझे बताइए, मैंने जो मॉड्यूल डेवलप किया वो मेरे लिए क्या होगा, इंडक्टिव होगा या डिडक्टिव होगा? डिडक्टिव मैम इंडक्टिव। इंडक्टिव मैम। इंडक्टिव। इंडक्टिव क्यों होगा? हम क्योंकि आपने इसको डेवलप किया फर्स्ट टाइम। ये पार्टिकुलर टू जनरल जा रहा है ना, मैंने पहले 20 लोगों के लिए या 50 लोगों के लिए एक मॉड्यूल डेवलप करके मैं देखी, ठीक है। तो वो जो है पार्टिकुलर टू जनरल जा रहा है, मतलब उसको जो है मैंने पहले डेवलप किया, उसके बाद उस थ्योरी को डेवलप करने के बाद जो है फिर मैं एक एक पे करके देखी कि वो जो है सक्सेसफुल है कि नहीं, जो मतलब मैं जो मॉड्यूल डेवलप की हूँ वो हर मतलब मेरा अगर सैंपल साइज मान लीजिए अगर 50 था, तो मैं 50 बच्चों पे जो है वो मॉड्यूल जो है उनको जो है इंटरवेंशन दी, योगा दी, उसके बाद फिर मैं चेक की उनके की जो है कि उस पे कोई असर हुआ कि नहीं, उनके एंजाइटी लेवल पे कोई असर हुआ या नहीं, उनके डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर पे कोई असर हुआ कि नहीं, उनके डिप्रेशन लेवल पे कोई असर हुआ कि नहीं, ठीक है। मैंने मतलब एक मॉड्यूल बना के सब बच्चों को दिया, मतलब एक थ्योरी ऑलरेडी मैं जो है बना चुकी थी, मतलब एक थ्योरी जो है मैं डेवलप की थी, और उसके बाद जो है मैं सारे बच्चे को दी। उसके बाद फिर एक जनरल थ्योरी बन के आया, जब मेरा रिजल्ट आ गया, मेरा रिसर्च खत्म हो गया, तो एक जनरल थ्योरी बन के आया कि ये मॉड्यूल देने से बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हुआ, ठीक है। तो ये जो है आपका ये डेटा जो जनरेट हुआ वो जो है आपका इंडक्टिव हुआ, कि एक नया चीज बनकर एक नया चीज जो है डेवलप हुआ है, और एक पार्टिकुलर टू जनरल है ना, एक पार्टिकुलर चीज मैंने डेवलप किया है और वो मैं जो है जनरलाइज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ थ्योरी अभी डेवलप नहीं हुआ है, हो रहा था, लेकिन जब हम डिडक्टिव आते हैं ना, जनरल टू पार्टिकुलर, यहाँ थ्योरी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, यहाँ थ्योरी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, और उस थ्योरी को फिर जो है हम एक पार्टिकुलर पर्सन से चेक कराते हैं। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप लोग मान लीजिए 40 लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
मैंने जो है मैंने आपसे कहा कि किसी के पास नेट का क्वेश्चन होगा तो आप मुझे लेके आइएगा। फिर किसी मान लीजिए कि रेशमी जी ने ही मुझे बोला कि हाँ मैम मेरे पास है, मैं आपको लाके दे दूंगी। अब मैंने उनसे एक दिन बोला, वो मुझे जो है लाके नहीं दी। मैं दूसरा दिन भी बोली तो वो मुझे लाके नहीं दी। मैं फिर तीसरे दिन भी बोली तो मुझे लाके नहीं दी। तो यहाँ पे आप इनके बिहेवियर से क्या क्या समझ रहे हैं? कि इनके मैम ये मतलब जानबूझ के नहीं ला पा रही हैं, इन्हें याद नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, अगर रेगुलर हो रहा है, अगर एक आदमी रेगुलर आपको बोल रहा है कि नहीं आज मैं भूल गया, आज ये हो गया था, परसों ये हो गया था, मैं तरसों ला दूंगा, तो इससे आप एक थ्योरी बना रहे हैं ना उनके लिए कि उनके पार्टिकुलर बिहेवियर, मतलब उनके पार्टिकुलर बिहेवियर से आप एक जनरल थ्योरी बना रहे हैं। आ रहा है समझ में? उनके पार्टिकुलर बिहेवियर से एक जनरल थ्योरी बनता है, तो ये जो है आपका डिडक्टिव हो जाता है। अब जो है मेरे लिए क्या हो गया कि आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि रवि नाम का मान लीजिए एक लड़का है, उसको मैंने बुक लाने के लिए बोला, उसने जो है वो जो है मैंने उसको एक बुक दिया था, तो वो बोला कि ठीक है आज लाके दे दूंगा, कल लाके दे दूंगा। तो वो क्या हुआ, अब मैं क्या क्या समझू कि उनके बारे में, मतलब मैं क्या, मेरा थ्योरी उनके प्रति क्या क्या डेवलप हुआ कि वो नहीं ला पा रहा है मैम, वो नहीं लाके दे रहे जानबूझ हैं, के। ये चीज देख रहे हैं। तो ये जनरल थ्योरी मतलब वो ऑलरेडी उनके अंदर है, और वो जो है पार्टिकुलर, जब हम ऑलरेडी थ्योरी डेवलप है और उसके बाद हम पार्टिकुलर में जो है उनको देखते हैं, मतलब एक एक करके जब हम अनुमान लगाते हैं इस चीज का कि आज भी ऐसा हुआ, कल भी ऐसा हुआ, परसों भी ऐसा हुआ, तो हम एक थ्योरी जो है हमारे मन में मतलब ये हो जाता है कि ये ऐसा ही है। ठीक है। अब जैसे कि एक थ्योरी और है आपकी कि जैसे कि मम्मी वगैरह जो है कोई कभी एग्जाम होता है तो दही दही खिला के भेजती हैं, तो दही खा के जो जाता है उसका एग्जाम बहुत अच्छा होता है, ये थ्योरी बनी हुई है पहले, है ना। फिर पार्टिकुलर पे हम चेक करते हैं, मुझे भी खिलाया गया, आपको भी खिलाया गया, जो परसों जो है आपके भी घर में कोई बच्चे होंगे तो आप उनको भी खिला रही है। तो ये पार्टिकुलर पे आप चेक कर रही है ना। आप पार्टिकुलर पे चेक कर रही, थ्योरी ऑलरेडी डेवलप है, यहाँ पे इस जगह पे थ्योरी डेवलप है और हम इसको एक एक करके चेक कर रहे हैं। ठीक है। और लेकिन इस जगह पे क्या है कि थ्योरी डेवलप नहीं हुई है, थ्योरी हम डेवलपिंग फेज में है। ठीक है। हम ये डेवलपिंग फेज में है और यहाँ डेवलप हो चुका है, और उसको जो है हम एक एक करके टेस्ट करें, तो इसीलिए इसको पार्टिकुलर टू जनरल बोलते हैं और इसको जनरल टू पार्टिकुलर बोलते हैं। ठीक है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव यही हुआ आपका। तो जब क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है तो उसमें डिडक्टिव एनालिसिस करते हैं, और जब क्वालिटेटिव रिसर्च होता है तो इसमें इंडक्टिव एनालिसिस होता है। ठीक है। फाइंडिंग इसका कंप्रीहेंसिव होता है, इसका प्रिसाइज होता है। ठीक है। क्वेश्चंस जो है इसका ओपन एंडेड में बताई ही थी कि जिसमें टिक मार्क करने का होता है वो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चनएयर होता है, जैसे मैं आपको WHO का उस दिन दिखाई थी क्वेश्चनएयर। लेकिन जहां पे आपको लिखने का मौका लगता है, जहां पे इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, इस तरह के जो है इसमें क्या होता है, आपको ओपन एंडेड मतलब आपको लिखना पड़ता है। इसमें टिक मार्क करने का कुछ नहीं होता, यस नो कुछ नहीं होता, ये आपको लिखना होता है। तो इसीलिए जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, और जो इसके क्वेश्चंस होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के वो क्लोज एंडेड होते हैं। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद करना होगा, ये जो वर्ड्स है ये पहले बहुत आते थे, अब भी आती है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। मैम क्लोज एंडेड बता दीजिए एक बार फिर से। क्लोज एंडेड होता है कि आपने आपने वो क्लास अटेंड किया था जिसमें मैंने WHO का जो है जो क्वेश्चन दिखाई थी मैं आपको, वेलबींग इंडेक्स ना। नहीं। तो उसमें अच्छा वो उस क्लास को अटेंड नहीं किया था आपने। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चनएयर में क्या होता है ना कि आपको सिर्फ टिक मार्क करना होता है कि आप एग्री है, स्ट्रांगली एग्री है, डिसएग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है, नाइदर एग्री है, नॉर डिसएग्री है, मतलब इस तरह से आपके पास ऑप्शंस होता है, आपको बस टिक मार्क करना होता है। ठीक है। लेकिन ओपन एंडेड में क्या होता है, आपको लिखना होता है। लिखने का मतलब है कि आपसे कोई इंटरव्यू, अब डेटा कलेक्शन कैसे कर रहे हैं, इंटरव्यू के थ्रू कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में आप टिक मार्क नहीं कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन किसी को देख के जो है हम पता कर रहे हैं चीजों का,
हम उसमें भी टिक मार्क नहीं कर सकते। इन सब में क्या होता है, आपको अपना ओपिनियन लिखना पड़ता है, या आप दूसरे के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो वो ओपिनियन लिखना होता है, यहाँ लिखना होता है, यहाँ आपको टिक मार्क करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, यहाँ आपको लिख के बताना होता है, ठीक है, आपका रिव्यू की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा कलेक्शन कैसे हो रहा है, इंटरव्यू के थ्रू हो रहा है। तो इंटरव्यू की तरह जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, तो आपने बताया कि हाँ मैम आपकी क्लास ऐसी थी, टाइम पे थी, और फिर आपने अच्छा पढ़ाया, मतलब आप ऐसे ऐसे बोलेंगे तो मैं उसको लिखूंगी। लेकिन मैं आपको बोलूं कि मेरा क्लास आपको गुड लगा, बेटर लगा, बेस्ट लगा, तो आपको टिक करने का ऑप्शन है, सिर्फ लिखने का ऑप्शन नहीं है उसमें। तो आप गुड करेंगी, बेटर करेंगी, बेस्ट करेंगी, तो वो क्लोज एंडेड हो गया। ठीक है, आया समझ में? जी मैम। तो आज जो है हम क्वालिटेटिव रिसर्च थोड़ा पढ़ ले, केस स्टडी क्या होता है, इथनोग्राफी क्या होता है, इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अच्छा, एक चीज और है, एक वर्ड है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। देखिए ये तो पहले नेट में बहुत आता था ये क्वेश्चन, हालांकि अभी बहुत सालों से नहीं आ रहा है, लेकिन सिलेबस में है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो ये दोनों वर्ड में ना फर्क है। पहले जब रिसर्च होता था तो हम जो है, तो जब बहुत शुरू में जब रिसर्च होना शुरू हुआ तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च ही हुआ करता था, क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होता था। लोगों का मानना था, जो रिसर्चर थे उनका मानना था कि जिस चीज पे हम जो है क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी जनरेट करते हैं, हम रिसर्च भी उसी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा पहले होता था उसको पॉजिटिविज्म बोलते थे। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ही होता था जिसमें हम डेटा जनरेट करते थे, ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूजन और रिजल्ट निकालते थे। पोस्ट पॉजिटिव में क्या हुआ कि कुछ रिसर्चर आके फिर इसको जो है अपोज किए कि मान लो कि हमको कोई साइकोलॉजिकल वेरिएबल पे निकालना है, कोई कितना दुखी है, कोई कितना खुश है ना, कोई कितना डिप्रेशन में है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसको तो हम अपने इमोशंस को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। यही होता है ना कि जो हमारा इमोशंस है, हम कितने खुश है, कितने दुखी है, कितने कितने हेल्दी है, ये जो इमोशंस है इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने अपोज किया कि उस चीज पे भी रिसर्च होना चाहिए जिसपे हम डेटा जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो पॉजिटिविज्म में क्या होता था, वो रिसर्च होता था जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जिसमें डेटा जनरेट कर सकते थे हम, जिसमें नंबर्स पे हम काम करते थे। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या क्या होता था, जो हमारे जितने भी इमोशंस है या जो हमारे साइकोलॉजिकल वेरिएबल है उन पे हम काम करते हैं यहाँ पे, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। ठीक है, तो ये दो वर्ड है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, तो इनको अच्छे से आपको करना है। बस इतना ही फर्क है इन दोनों में। पहले यूजीसी नेट का ये बहुत फेवरेट टॉपिक था, एक क्वेश्चन आप पिछला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा इस वर्ड से आपको क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक्शन रिसर्च पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, अभी जो मतलब मैं देख रही हूँ ना पैटर्न, एक्शन रिसर्च पे 2-3 मतलब 1 साल 2 साल से कंटिन्यू कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, तो हर साल जो है कुछ ना कुछ चीजें रिपीट होती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा कि अभी पैटर्न क्या चल रहा है, किस चीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नहीं तो पढ़ना, यूजीसी नेट का जो है प्रिपरेशन करना पूरा समंदर है, कितना भी पढ़ लीजिए वो कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जितने भी सब्जेक्ट के PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको अभी से करना शुरू कीजिए और देखिए कि पिछले साल क्या क्या आया था, उस टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है आप। ठीक है, तो ये जो है आज हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग को मिल गया वो जो आपको सबको स्लाइड्स मिल गए हैं, रिसर्च के स्लाइड्स पिछले क्लास में सब लोग आप लोग बोल रहे थे ना? यस मैम, मिल गया। ठीक थैंक है, यू। चलिए मैं आपको कहाँ slide
तो इसमें नहीं है, 1 मिनट दीजिए मुझे आप। इसमें चलिए, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी नहीं पढ़ना है आपको। देखिए इसमें आपका जो है क्वालिटेटिव दिख रहा है स्लाइड सबको? यस मैम। ठीक है, ये देखिए, ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्च है। कीवर्ड समझिए किस रिसर्च में क्या हो रहा है, कीवर्ड याद रहेगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, कि इसका कीवर्ड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन सा रिसर्च है? फेनोमेनोलॉजी। तो फेनोमेनोलॉजी में क्या क्या होता है, कोई भी बताइए मुझे, किसी को पता हो? किसी को भी? फेनोमेनोलॉजी में क्या होता है, किसी को कुछ पता हो इसके बारे में? मैम किसी घटना का अध्ययन करते हैं, किसी भी घटना का, जैसे एक्सपीरियंस वगैरह का। वेरी गुड। किसी भी घटना का जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारा फेनोमेनोलॉजी होता है। ठीक है, तो फेनोमेनोलॉजी में जो है आपका, देखिए इसमें क्या है कि जो आपका ना जो है, जो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, लाइव एक्सपीरियंसेस, जैसे इस पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द ग्रीफ प्रोसेस ऑफ पेरेंट्स हु लॉस्ट अ चाइल्ड। तो जब आप लोग मॉल जाते होंगे ना, या कभी भी किसी शॉप में गए हो, किसी बड़े शॉप में, आपको उसमें पूछता हो कि आपको यहाँ के कैसा लगा, आपके बच्चे एंजॉय किए कि नहीं। ठीक है, उसमें खेलने का एक रहता है, जब भी आप मॉल जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं वो पर्ची लेकर के कि बच्चों को कैसा लगा, मॉल का फीडबैक कैसा रहा, और कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस तरह का जो फीडबैक, मतलब जहाँ पे खुद आप जो है मौजूद है, जो आपकी खुद की जो है एक्सपीरियंस है, इसीलिए इसमें लाइव एक्सपीरियंसेस लिखा है। हम कहीं भी जाते हैं, अब जैसे कि मैं आपको बोलूंगी कि रिसर्च क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं उन्हीं से पूछ सकती हूँ ना, जो जिन्होंने मेरा क्लास किया हो। मैं उनसे तो नहीं पूछ सकती हूँ कि जिन्होंने मेरे से क्लास ही नहीं लिया हो। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है उसको खुद से वो एक्सपीरियंस लेना होता है। ठीक है, और क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है तो उस प्रोसेस को उसको समझ के उस पर काम करना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अंडरस्टैंडिंग द ग्रीफ प्रोसेस ऑफ पेरेंट्स हु लॉस्ट अ चाइल्ड। अब उनका प्रोसेस जो, मतलब जो माता पिता अपने बच्चे को खो चुके हैं, आप कैसे समझेंगे कि उनका जो है ग्रीफ प्रोसेस क्या है ना? तो आपको उसमें सम्मिलित होना होगा, उस उस फैमिली का एक पार्ट बनना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि उनके पेरेंट्स का दर्द क्या है। तो यहाँ पे जो है लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो आप जहाँ पे मौजूद है, जो आपका एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, वो हमारा फेनोमेनोलॉजी रिसर्च कहलाता है। तो यहाँ पे लाइव एक्सपीरियंसेस होना बहुत जरूरी है, जो मतलब आपको उनके साथ, मतलब वो खुद आपको उसको फील करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप उसके एक पार्ट होंगे तभी आप ये रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको यहाँ पे? हाँ, उनका पार्ट मतलब मतलब ये समझ सकते हैं, अपने अनुभव से समझना। अब आप कोई होटल जाते हैं तो आप अच्छा चलिए होटल का छोड़िए, आप लोग शॉपिंग पे ही हम आते हैं, आप लोग शॉपिंग करते हैं, तो आपके पास जब कपड़ा आता है या मोबाइल आता है, जो भी शॉपिंग किया हो, वो आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है, तभी तो आप वहाँ पे जो है वहाँ पे आप रिव्यू देते हैं ना, कि ये जैसा मुझे फोटो में दिखा वो बिल्कुल वैसा ही था, ये फिटिंग जो है मुझे बहुत अच्छा आया, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था। तो वहां पे आप खुद एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उसके बाद रिव्यू दे रहे हैं, तो ठीक वो फेनोमेनोलॉजी रिसर्च ही हुआ आपका। ठीक है, वहां पे आप खुद ही कस्टमर हैं और एज ए कस्टमर आप उसमें रिव्यू लिख रहे हैं, तो आप जो रिव्यू दे रहे हैं वो जो है आपका फेनोमेनोलॉजी रिसर्च ही हुआ। ठीक है, फिर है आपका इथनोग्राफी। इथनोग्राफी बहुत अच्छा रिसर्च है, और जो है ये कल्चरल प्रैक्टिसेस से बिहेवियर के बारे में है। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, स्टडिंग द डेली लाइफ्स ऑफ नोमैडिक ट्राइब। अब मैं आपको अपना ही बताती हूँ
कि मेरा घर दिल्ली में है, ठीक है, मुझे पीएचडी करना था तो मैं बेंगलोर चली गई, तो क्या आपको लगता है जो नॉर्थ का कल्चर है और साउथ का कल्चर है बिल्कुल सेम है? यहाँ का डिफरेंट। यहाँ का कपड़ा लत्ता, यहाँ का जो है रहने का तरीका, और वहाँ पे रहने का तरीका, वहाँ के खाने पीने का तरीका, वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे पहनावा जो होता है, यहाँ का पहनावा बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो मेरा क्या रहा एक्सपीरियंस, मैं वहाँ भी 5 साल रही और यहाँ पे भी मैं भी जो है 17 साल से हूँ। तो उसमें क्या है कि मुझे जो है दोनों का एक्सपीरियंस हो गया कि साउथ के लोग कैसे रहते हैं, उनको क्या 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 पसंद है। बहुत सिंपल लाइफ होता है, बहुत सिंपल खाना पीना होता है, पहनावा बहुत सिंपल होता है, बहुत लर्नेड होते हैं वो लोग, है ना। यहाँ पे हमारा फिर यहाँ का कल्चर क्या है ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मैं जब हम किसी 2 कल्चर पे रिसर्च करते हैं ना, ठीक है, किसी के भी कल्चर पे हो, चाहे वो कोई ट्राइबल पीपल ही क्यों नहीं हो, जब हम किसी कल्चर पे रिसर्च करते हैं तो वो हम इथनोग्राफी रिसर्च बोलते हैं। तो देखिए इसमें भी 2 वर्ड है जो एक बार अभी आया है अभी तक नेट एग्जाम में, एक है आपका इटिक और एक है इमिक, EMIC, और एक है ETIC, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैम दोबारा रिपीट करना एक बार प्लीज। तो ये जो है आपका कैसा होता है, अच्छा ये बताइए, जब ये मैंने आपसे कहा कि हम कल्चर पे ये करते हैं तो इसमें डेटा कलेक्शन कैसा होगा, इसमें डेटा इंटरव्यू कलेक्शन कैसा होगा? मैम क्वालिटेटिव मैम, क्योंकि इंटरव्यू वहां पे जाके हम रह के ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। हम ऑब्जर्व करके, अब मैं नॉर्थ गई या मैं साउथ गई तो मैं क्या की ऑब्जर्व की ना उसको, कि यहाँ के मतलब जो भी फीडबैक है मेरा, कोई रिसर्च तो नहीं, मैं तो ऑब्जर्व की ना उनके ऊपर कि ये लोग को ये अच्छा लगता है, मंदिर में कैसा इनका जो है मंदिर कैसा होता है, हमारे तरफ का मंदिर कैसा होता है, ये पूजा कैसे करते हैं, वहाँ के पंडित कैसे हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पंडित, तो ये सब चीज मैं ऑब्जर्व की, तभी तो मुझे पता है ना। तो यहाँ जो डेटा कलेक्शन का है वो हम देख के जो है ये करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि हमारा जो है ऑब्जर्वेशन, मतलब उनको देख करके जो है हम अपने समझ के हिसाब से रिसर्च करते हैं, अधिकतर ऑब्जर्वेशन स्टडी ही इसमें होता है, या नहीं तो हम इंटरव्यू के थ्रू जो है यहाँ पे डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड मैं आपको बताई थी इटिक, लिखिए आप लोग, इसमें एक्चुअली मेरे स्लाइड में नहीं है, ETIC, ठीक है। और एक वर्ड है आपका इमिक, EMIC, दोनों के बीच में जगह जगह छोड़िएगा इसका डिफिनेशन लिखने के लिए, इटिक और इमिक। पहला है ETIC, दूसरा है EMIC। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसीलिए मैं इसको लिख के रखी हुई थी। ये इथनोग्राफी में 2 तरह से हम रिसर्च करते हैं, एक इटिक और एक इमिक। इटिक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग किसी ट्राइबल पीपल के ऊपर जो है रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, कोई ट्राइबल एरिया है, कोई जंगली लोग हैं, आप उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं इटिक के थ्रू, या नहीं तो आप इमिक के थ्रू कर सकते हैं। तो इटिक के थ्रू क्या होता है, ETIC के थ्रू, कि आपको पहले से उनके बारे में कुछ पता होता है कि ये सब जो है अनाज नहीं खाते हैं, ये खाना पका के खुद नहीं खाते हैं, मतलब कुछ चीजें आपको जो है कुछ थ्योरी ऑलरेडी डेवलप हुई रहती है और आप वो थ्योरी पता है कि ये लोग ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उस थ्योरी के बेसिस पे आप जो है अपने हिसाब से उसको ऑब्जर्व करके आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इनकी लाइफ कैसी है। इमिक में क्या होता है कि आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता है, बहुत सारा आइलैंड ऐसा है कि जहाँ कहते हैं कि अभी भी अर्ली मैन्स रहते हैं, मतलब अर्ली मैन्स की तरह वो लोग रहते हैं, जैसे कि अर्ली मैन हुआ करते थे ना बंदर की तरह। तो अभी भी बहुत सारा आइलैंड ऐसा या बहुत जगह ऐसा जंगल एरिया है जहाँ पे अभी भी वो लोग मौजूद है और उस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। तो अब ऐसा हम कोई रिसर्चर को मिला, कोई नया ट्राइब मिला जिसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है। और क्या होता है कि हम एज ए रिसर्चर, ये लोग बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, ये लोग किसी को अपने झुंड में नहीं आने देते हैं, ठीक है। तो इमिक में क्या होता है कि आपको उनके साथ उनके तरह की जिंदगी जीनी होती है, अगर आपको उन पर रिसर्च करना है तो उनके लाइफ स्टाइल को समझना है
तो आपको उनके साथ रह के ये रिसर्च करना पड़ेगा। आप उनको नहीं बताएंगे कि आप उनके ऊपर कोई रिसर्च करने आए हैं या क्या करने आए हैं। आपको उनके साथ रह के जब आप रिसर्च करते हैं तो वो जो है इमिक कहलाता है। और इटिक होता है कि जब हम उनके बारे में पहले से जानते हैं और उनके साथ हमें रहना नहीं पड़ता है, बस ऑब्जर्व करके या वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, तो फिर हम इस प्रोसेस से जो है हम जो है अपना इथनोग्राफी रिसर्च करते हैं। तो जब भी कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात होती है तो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू इस तरह से हम लोग करते हैं। दो तरह से इसमें हम शामिल होते हैं इथनोग्राफी रिसर्च में, एक इटिक के थ्रू और एक इमिक के थ्रू। इटिक हो गया कि आपको उनके साथ रहना नहीं है, बस आप उसको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनके बारे में ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भी पता है कि ये ऐसे होता है, पहले ही रिसर्च हुआ है, तो वो इटिक कहलाता है। इमिक होता है कि आपको उस ट्राइबल एरिया के, उस ट्राइबल पर्सन के साथ या उनके कल्चर के साथ आपको एडॉप्ट करना पड़ता है, उसी तरह का जीवन आपको जीना पड़ता है, उनके साथ शामिल होना पड़ता है, तो उसको इमिक कहते हैं। ठीक है, आया समझ में ये दो चीज? जी मैम। एमिक का फिर से बता रही है मैम। किसका? एमिक का। इमिक का कुछ नहीं है, बस आपको जो है उनके साथ जो भी मान लीजिए कि आपके ही आसपास बहुत सारे ट्राइबल एरिया होगा, ठीक है, तो अब आपको उनके जिंदगी पे रिसर्च करना है कि उनकी लाइफ कैसी होती है, वो क्या खाते हैं, कैसे वो लोग अपने खाना को जो है एकत्रित करते हैं, कैसे बच्चे पालते हैं, कैसा उनका लाइफ घर कैसा होता है। तो आपको उनके साथ मिल के रहना पड़ता है, आपको भी उनके फैमिली का पार्ट बनना पड़ता है। ठीक है, आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करके काम नहीं कर सकते हैं, आपको उनके साथ एज ए रिसर्चर आपको उनके साथ मिलके, मान लीजिए कि मुझे आप ही पे रिसर्च करना है, तो मैं आपको ऑब्जर्व करके नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, आपके फैमिली में घुसने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि आप मुझे अपने फैमिली में बुलाइए और फिर मैं आपके साथ ही रहना शुरू कर दूंगी और धीरे धीरे जो है मैं आपके ऊपर ऑब्जर्व करूंगी कि आप चीजों को कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं अपना एक रिसर्च पेपर तैयार करके उसको पब्लिश कराऊंगी कि इस तरह के जो ऐसे जो लोग होते हैं, ये लोग कैसे रहते हैं, उनका स्टाइल क्या है, वो किस चीज से डरते हैं, वो अपना खाना कैसे पकाते हैं, उनका पूरा 24 घंटा वो कैसे बिताते हैं। एज ए रिसर्चर वो मैं आपको उसके साथ मिलके जब तक नहीं रहिएगा, आपको नहीं पता चलेगा उनके बारे में। तो इस तरह की जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इथनोग्राफी वाली, जो हम कल्चर पे करते हैं, वो हम ऐसे ही करते हैं। चाहे तो यानी तो हम दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे एरिया में जिप्सी वगैरह आते हैं, बंजारे वगैरह, तो वो उन लोग का रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग होता है, आपके तरह नहीं होता है ना, जो हम एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। तो अब हमें उन पे रिसर्च करना है, मतलब मुझे कोई इथनोग्राफी रिसर्च करना है। एक्चुअली इथनोग्राफी रिसर्च ना आपका ज्योग्राफी में बहुत होता है, जो ज्योग्राफी लिए हुए हैं आप उनसे कभी पूछिएगा कि उनका रिसर्च टॉपिक क्या था, उन्होंने क्या किया है, तो वो लोग कल्चर बेस्ड जो है इस तरह की रिसर्च बहुत बहुत करते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें आपको पता करना होता है कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, ठीक है, कैसे अपने लाइफ को अभी तक जो है, अर्ली मैन कितना पुराना थ्योरी है, और कैसे अभी तक ये लोग जो है अपने आप को जो है एग्जिस्ट किए हुए। ठीक है, तो इतना ही फर्क है। तो जब भी आपका कल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हो या बिहेवियर के बारे में हो, वो आपका इथनोग्राफी रिसर्च ही होगा। ठीक है, आया ये दोनों समझ में? फेनोमेनोलॉजी क्या हुआ और इथनोग्राफी क्या हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें? नो मैम। मैम एक बार फर्स्ट वाला समझा लीजिए। फेनोमेनोलॉजी होता है आपका लिव, मतलब जो आप महसूस कर चुकी है ना, लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना आपका। जैसे आप मॉल जाती हैं, कहीं जाती हैं, तो आप अपना रिव्यू देती है ना कि मुझे अच्छा लगा, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, इस होटल में गई तो यहाँ पे इडली बहुत अच्छा बनाता है। जो रिव्यू आप दे रही है ना, वही आपका फेनोमेनोलॉजी हो गया। तो इसमें आपको खुद से जो है आपको एक्सपीरियंस करना होता है चीजों को। अब मान लीजिए कि अब मैं जो है मैं कहीं गई, मान लीजिए मैं होटल में ही गई, या कोई मैं स्कूल में ही गई, कोई कॉलेज में ही गई, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहता है ना। आप कहीं पे भी जाते हैं, या आप लोग इतनी सारी क्लासेस लेते हैं, पढ़ाई का इतना सारा क्लासेस चलता है, पतंजलि योग का चल रहा है, हट का चल रहा है, रिसर्च का चल रहा है,
पेपर 1 में बहुत सारे टॉपिक का चल रहा है। तो जो आपका एक्सपीरियंसेस है वो सबके लिए अलग अलग है, एक तो नहीं है। ठीक है, कोई क्लास आपको बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, कोई क्लास लगता होगा कि जो है चलो सो है करना चाहिए, मतलब मुझे नेट एग्जाम देना, लेकिन आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता होगा उसमें। तो जो आप उसके, क्योंकि आप उसके पार्ट है, तो वो आपका फेनोमेनोलॉजी जो आप अपना जो है ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना कभी कभी, या ग्रुप में मैं देखती हूँ कि आपको जो है किसी का किसी का आपको वीडियो नहीं मिल रहा है या आपकी जो प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तभी तो आप फीडबैक दे रहे हैं। और एक फेनोमेनोलॉजी रिसर्च आपका होता भी है, जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं तो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक पूछा जाता है कि किस टीचर की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी, क्या निगेटिव पॉइंट था, क्या पॉजिटिव पॉइंट था। तो आपका वो क्या है, एक्सपीरियंसेस है ना, तो वो जो आप एक्सपीरियंसेस लिख के दे रही हैं वो आपका फेनोमेनोलॉजी रिसर्च ही हुआ। ठीक है। मैम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कोविड के समय जो कोविड से ग्रसित लोग हैं वो उस समय कैसे एक्सपीरियंस किए होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। कोविड के टाइम का वेरी गुड। अब जैसे कि मान लीजिए स्कूल ही आप गए, बहुत यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे होंगे, जो पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे होंगे, अब बच्चे की स्कूल गए, आपसे फीडबैक मांगा गया कि टीचर कैसा पढ़ाती है, वॉशरूम कितना क्लीन है, बच्चा खुद फीडबैक दे रहा है या पेरेंट्स से फीडबैक मांगा जाता है टीचर्स के लिए, बहुत सारे स्कूल में होता है। तो ये फेनोमेनोलॉजी रिसर्च ही हुआ, ये हम फेनोमेनोलॉजी रिसर्च ही बोलेंगे इसको, ये स्कूल के लिए फेनोमेनोलॉजी रिसर्च हुआ। और जैसे एमडीवाई से भी मैंने आपसे बोला ना कि ये आपसे पूछेंगे लास्ट में कि कौन सी क्लास अच्छी लगी, क्यों लगी, नेगेटिव पॉइंट क्या था, पॉजिटिव पॉइंट क्या था, तो उसमें क्या होता है, वो भी एमडीवाई के लिए फेनोमेनोलॉजी रिसर्च ही हुआ। उसमें भी हम क्वांटिटेटिव डेटा बना रहे हैं ना, तो जो लाइव एक्सपीरियंसेस होता है वो इस तरह की जो रिसर्च होती है, जो रिव्यू देते हैं, ये सारा आपका फेनोमेनोलॉजी रिसर्च में ही आता है, जो आपका खुद का एक्सपीरियंस शेयर आप जब करते हैं। ठीक है, तो जब फेनोमेनोलॉजी रिसर्च आप तभी कर सकते हैं जब आप उस चीज के पार्ट हो। ठीक है, अब जैसे आपको मान लीजिए ग्रीव प्रोसेस ऑफ पेरेंट्स हु लॉस्ट अ चाइल्ड, तो ये कौन कौन कर सकता है, ये ग्रीव प्रोसेस कौन, कैसे, जो पेरेंट्स जो बच्चे खो देते हैं वैसे पेरेंट्स, तो इसको कैसे पता करिएगा, कैसे अंडरस्टैंडिंग आप लेके आइएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आपका मतलब ऐसा सेट किया हुआ है, लेकिन जो भी लाइव याद रखिए एक कीवर्ड होता है, हर क्वालिटेटिव रिसर्च का एक कीवर्ड है। जैसे यहाँ कल्चरल प्रैक्टिसेस, अगर कहीं पे कल्चरल रिसर्च आ गया तो आंख बंद करके समझ जाइएगा कि आपका वो इथनोग्राफी रिसर्च है। कहीं पे अगर लाइव एक्सपीरियंसेस आ गया तो आंख बंद करके समझ जाइएगा कि ये फेनोमेनोलॉजी रिसर्च के बारे में बोला जा रहा है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको, जब ये खत्म हो जाएगा ना तो मैं क्वेश्चन दूंगी आपको कि यूजीसी नेट में कैसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका एक कीवर्ड है हर रिसर्च का। ये सब रिसर्च ऐसा नहीं है कि इतना आसान है, जितना आसान मैं आपको मतलब समझा दी। ये रिसर्च बहुत टफ होता है और हर का जो है तरीका अलग अलग होता है और इसमें बहुत सारे वर्ड्स भी होते हैं। लेकिन क्या है कि हम उतने डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं हमें, क्योंकि यूजीसी नेट में उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। मैं कभी कभी देखती हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स पूछते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि कौन सा रिसर्च कैसे करते हैं और किस रिसर्च में कैसे होता है चीजें, बस आपको इतना पता करना है कि अगर इथनोग्राफी दिया है तो वो कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में होगा, फेनोमेनोलॉजी दिया है तो वो एक्सपीरियंसेस के बारे में होगा। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके कीवर्ड्स है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि कल्चरल प्रैक्टिसेस दिया है वहां पे आप फेनोमेनोलॉजी लगा के आ गए। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे पढ़ना है कि एक जो आपका फोकस जो ये लिखा हुआ है ना, ये फोकस आपको याद रखना है कि किस रिसर्च में फोकस क्या है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए टाइम कितना हो गया, 5 मिनट है हमारे पास, तो मैं ग्राउंडेड। मैम एक बार इथिक का बता दीजिए। किसका? इथिक का। इथिक का? अच्छा, इमिक और इथिक कुछ नहीं है। इमिक में क्या है कि आप जब इथनोग्राफी किसी कल्चर के बारे में आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ पता होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं साउथ में 5 साल रही तो मुझे पता है कि कौन से लोग कैसे रहते हैं, उनका खान पान कैसा होता है, क्या पसंद करते हैं। ठीक है, और रोटी पसंद करते हैं, चावल पसंद करते हैं, दाल पसंद करते हैं, सांभर, मतलब ये चीज मुझे 5 साल रह के पता चल गया उनके बारे में कि उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसा लाइफ स्टाइल है, क्या पहनते हैं, ये सब कुछ मुझे पता चल गया। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया।
अब मैं ये इंफॉर्मेशन, मान लीजिए इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आगे कुछ रिसर्च कर सकती हूँ उनके ऊपर, तो मैं ऑलरेडी उनके साथ मतलब वो चीज देखी तो मुझे समझ में आ गया, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं उनके घर में उनके साथ रहूं या उनके फैमिली का पार्ट बनूं। ये मैं अब उनको ऑब्जर्व करके भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो जब हम कोई दूर से कुछ काम करते हैं ना, उनके साथ हमें कंबाइन होने का जरूरत नहीं होता है। हम इवन कि उनको बताते भी नहीं कि मैं हम आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या मैं एक रिसर्चर हूँ। आपको तो फिर अपने कम्युनिटी में घुसना ही नहीं देंगे वो लोग। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि मुझे आपके घर पे रिसर्च करना है, तो आप मुझे आने देंगे? मैं आपसे बोलूं कि आप लोग के घर में मैं आ रही हूँ, मुझे रिसर्च करना है, तो आप मुझे करेंगे अलाउ? नो मैम। नहीं 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 करेंगे, क्योंकि आपके घर की खुद की प्राइवेसी है, आपकी चीजों की प्राइवेसी है। आप क्यों किसी को रिसर्च करने देंगे? तो इथनोग्राफी रिसर्च अधिकतर जो है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होता है, और बहुत बारी पता नहीं होता है सामने वाले को कि एक रिसर्चर है वो हमारे ऊपर रिसर्च कर रहा है। कभी आपने डिस्कवरी चैनल देखा है या नेशनल ज्योग्राफिक? उसमें आप देखिए, उसमें आप देखिएगा जो रिसर्चर होता है वो बहुत ही शांत तरीके से उन लोग के उसके किसी ट्राइबल एरिया में घुसता है। वो रिसर्चर ही तो है, वो उनके बारे में पता ही तो कर रहा है। ठीक है, अब मैं बोल दूंगी कि मैं रिसर्चर हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर रिसर्च करना है, तो आप तो मुझे घुसने ही नहीं देंगे। बोलेंगे आप तो फिर मेरा डेटा, मैं कैसे रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, घर में क्या हो रहा है, ये तो सारा जो है पब्लिक हो जाएगा फिर। तो इसीलिए जो इस तरह की रिसर्च होती है ना, यानी तो हम दूर से उनको देख करके देखते हैं, हम उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जब हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ चीजों को देख के समझते हैं, तो वो इमिक हो गया, EMIC। हम उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम उनको पता नहीं लगने दे रहे हैं कि हम कौन है। बस हम उनके प्रैक्टिसेस को, बिहेवियर को देख रहे हैं कि सुबह क्या कर रहे हैं, दोपहर में क्या कर रहे हैं, क्या 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 खा रहे हैं। हम उनके साथ सम्मिलित, मतलब हम उनके साथ जो है कंबाइन नहीं, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम दूर से उनको जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत बार नहीं देखते दूरबीन से किसी एनिमल को देखते हुए वो क्या कर रहे हैं, दोपहर के टाइम में क्या कर रहे हैं, सुबह के टाइम में क्या कर रहे हैं, या कैमरा लगा हुआ है ना। तो वो ऑब्जर्व, मतलब हम उनके साथ मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, हम दूर से ही अपना काम कर रहे हैं, अपना रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इथिक में क्या होता है, ETIC में, कि हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है और हम उनके फैमिली में कंबाइन हो गए। मैं गई और मैं किसी भी तरह जा करके उनके साथ कंबाइन हो गई कि मैं भी तुम्हारे तरह हूँ और मुझे तुम्हारा जो है ये बहुत पसंद है, ये खाना बहुत पसंद है, ये बहुत। तो फिर वो क्या किए, वो मुझे अपने साथ जो है मतलब मैं उनके साथ रहना शुरू कर दी, और फिर मैं धीरे 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 ऑब्जर्व कर रही हूँ उनके साथ। ठीक है, आया समझ में? यस मैम, थैंक यू। उनके उनके कल्चर का पार्ट बनना पड़ा मुझे। अगर मैं उनके कल्चर का पार्ट नहीं बनती तो मैं रिसर्च नहीं कर पाती उनके ऊपर, तो मुझे उनके कल्चर का पार्ट बनना पड़ा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऋषि मुनि ही है, ठीक है, अकेले रहते हैं जंगल में, और आपको उस ऋषि मुनि के ऊपर जो है रिसर्च करना है कि वो लोग नहीं भी खा रहे हैं, 1 महीने तक बैठे भी है तो भी जिंदा है, और कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी मतलब है। तो होते हैं ना बहुत सारे ऋषि जो तपस्या करते हैं, वो तो कुछ खाना पीना खाते नहीं है ना। तो अब मुझे उनको पता करना है कि भाई उनका लाइफ स्टाइल ऐसा क्या है जो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों का। ऐसा क्या चीज है जो उनको एनर्जी दे रहा है, क्योंकि अगर हम 1 महीना बैठना भी है तो हमें खाना चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए। तो अब मुझे पता करना है कि उनके पीछे का एनर्जी क्या है, कहाँ से एनर्जी आ रहा है। तो हमें उनके साथ रहना पड़ेगा ना, कि वो किस टाइम में क्या कर रहे हैं। यस तो मैम। वो हमारा जो है इटिक हो गया, सॉरी इमिक हो गया, सॉरी इमिक हो गया, EMIC। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। मैम देखो, इमिक मतलब जैसे हम जिनके साथ रह करके उनके बारे में पता करें, रिसर्च करें, वो इमिक बिल्कुल होता है। सही। जिनके साथ रहना ना पड़े, हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू रिसर्च करें, वो ठीक हो गया। हाँ, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि आप लोग डिस्कवरी चैनल देखिए कि वो कैसे ओके। किसी कल्चर के ऊपर, बहुत बारी उसमें आता है कि किसी कल्चर को दिखाते हैं कि वो क्या क्या खाते हैं, वो जिंदा ही जानवर को, अभी भी बहुत सारे जो है ट्राइबल एरिया में जिंदा ही खा जाते हैं, पकाते ही नहीं है वो। ठीक है, मिट्टी से जोग वगैरह खोजते हैं, उसको मिलता है, खा जाते हैं, सांप को खा जाते हैं, मतलब बहुत सारा ऐसा अभी भी ट्राइबल एरिया है। तो जब नेशनल ज्योग्राफिक पे या डिस्कवरी चैनल पे देखेंगे तो वो इथनोग्राफी रिसर्च ही होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वालिटेटिव रिसर्च
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। और जैसे आपको ये वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये जो है लाइव एक्सपीरियंसेस है, ये कल्चर के ऊपर है, ये जो है आपका जो बेसिक रिसर्च में पढ़ाई थी ना, अभी मैं पढ़ाऊंगी, ये टाइम हो गया है। तो जो ग्राउंडेड थ्योरी कुछ भी नहीं है, ग्राउंडेड थ्योरी आपका बेसिक रिसर्च है, जो फंडामेंटल रिसर्च है वही है। इसमें हम थ्योरी डेवलप करते हैं। इसमें तरीका अलग होता है, ये थोड़ा लंबा जाएगा इसको समझाने में, तो आज मैं नहीं कराऊंगी इसको। आज मैं आपको सिर्फ फेनोलॉजी रिसर्च और इथनोग्राफी रिसर्च ही बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, जितने भी टाइप्स के आपके क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसको हम लोग जो है कल कवर करें, ठीक है। आज के क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई भी जिसको लग रहा हो कि आज क्लास नहीं समझ में आया? क्योंकि आज का क्लास मैम, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्जाम। हाँ, मैम एथिक में कल्चर को जीते हैं ना, इथिक में कल्चर को जो है, हाँ, जीना ऑब्जर्व पड़ता है, ऑब्जर्व करते हैं। तो दूर से ऑब्जर्व करते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हाँ, इमिक में रहते हैं। हाँ, इनिक में हम उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ये बस एक बार ही आया है, फिर दोबारा कभी रिपीट नहीं हुआ है, मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन आप लोग को ये वर्ड पता होना चाहिए कि आप कंफ्यूज ना हो सब, ठीक है। चलिए, तो फिर कल क्लास करते हैं। और अभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस में रेगुलर रहिए, और फिर जो है क्वेश्चन आंसर सेशन हम करेंगे, ठीक है। चलिए, क्लास यहीं पे होगा। अभी क्लास है क्या आपकी? यस मैम। अच्छा, हाँ बताइए। मैम, जो हमने जो फर्स्ट वाला पढ़ा था फिनोमेनोलॉजी, तो उसी को ही हम टर्मिनोलॉजी कह रहे हैं। क्या क्या क्या? उसी को हम